क्योंकि हलवे के प्रकार लेकर के आज हम आए हैं। तो आज आप हमें हलवा खिलाने वाली हैं। बिल्कुल। सखी सहेली के मंच पर आकर एक तो फायदा हो जाता है मंजरी कि हर दिन कुछ न कुछ खाने को मिल जाता है। बिल्कुल। और हम हलवे के प्रकार बता के ख्याली पुलाव बना देते हैं तो हमारे ख्यालों में ही खा लेते हैं, क्या कम है। हाँ। और हमारे श्रोता भी अलग अलग रेसिपी हमें बताते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं, अपने विचार बताते हैं। तो हमें भी लगता है कि अरे कितने प्रकार से एक चीज को बनाया जा सकता है। और मंदाकिनी जी, हमारे सभी जो श्रोता भाई लोग हैं तो हम लोग उनसे भी तो पूछ सकते हैं ना कि भाई आपने कभी जाकर किचन में हलवा बनाया क्या? हाँ हाँ, कौन सा बनाया, क्या क्या डाला? देखो, तो इस तरह की बातें भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं हमारे श्रोता भाइयों का पक्ष लूंगी। ऐसा नहीं है कि हाँ ये बात है, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि देखिए ऐसा है, बहुत से घर के जो पुरुष है ना वो जाके खाना बनाते भी हैं, जरूरत पड़ने पर भी बनाते हैं और शौके में बनाते हैं। और अगर आप होटल जाएंगे तो वहाँ जो शेफ होते हैं, देखिए लगभग सारे पुरुष हैं, कितना शानदार लजीज खाना बनाते हैं वो लोग। ये तो है मंदाकिनी जी की पुरुष जो हमारे भाई लोग हैं, हाँ। वो लोग खाना बहुत अच्छा बना लेते हैं, लेकिन हाँ। कुछ नहीं बना पाते। वो एक अलग बात है। देखिए कुछ महिलाएं भी अच्छा खाना नहीं बना पाती, जैसे कि मैं। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, आपके हाथ का भी मैंने चखा है तो मुझे पता है। तो देखिए इस बारे में भी शेयर कर सकते हैं, हमारी सखिया भी बता सकती हैं कि उन्होंने हलवे को कितने तरीके से बनाया है। तो हलवे के प्रकार पर आजा प्रकाश डालने वाली हैं। जैसे हम बचपन में पेपर पर लिखा करते थे, जब हमारे एग्जाम होते थे तो किसी विषय पर हम प्रकाश डाला करते थे। ठीक है, वैसे ही हलवे पर प्रकाश डालना है आपको और लिखना है कि हलवे को कितनी तरह से आप बनाते हैं। सादा हलवा या गाजर का हलवा, गोंद का हलवा, दाल का हलवा, कई तरह के हलवे, पाइनएप्पल हलवा। अब उसको तो हम लोग बाद में बात करेंगे। हाँ, लेकिन आज हम विषय बता दें आगे। हाँ बिल्कुल बताइए। हम लोग बताएंगे कि बात करेंगे तकिया कलाम बनी आदत। अरे अरे अरे, तो इसमें जो बात के रहस्य वो बाद में खोले जाएंगे। अगला विषय बता देते हैं कि हम लोग बात करने वाले हैं एल्बम या डिजिटल गैलरी कितनी सुरक्षित है। और जरा याद करो कुर्बानी में हम बात करेंगे क्रांतिवीर यतीन्द्र नाथ दास की एक महान शख्सियत की बात हम करेंगे। और जहाँ तक आपने कहा ना कि तकिया कलाम, तो हम अपने श्रोताओं से भी कहेंगे कि वो भी लिखें उनकी जिंदगी में ऐसे कौन से शब्द हैं जो बार बार यूज होते हैं, वो कितनी बार उसे रिपीट करते हैं, या उनके सामने कोई ऐसा व्यक्तित्व जो एक ही बात को बार बार कहता है तो वो तकिया कलाम के रूप में होता है। जैसे हम ही लोग कह देते हैं बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और मतलब चलिए है ना, ये अब इसी बात पे गाने सुना दीजिए, है ना। चलिए सुन लेते हैं। तो ये है तकिया कलाम। तो इस तरह से आप भी किसी तकिया कलाम के बारे में हमें बताइएगा, हमें इंतजार है। विविध भारती जीवन संगीत। हाँ तो मंजरी, देखिए आप बात कर रही थी कि आज हम कुछ खास बात भी करेंगे, विशेष बात, जिससे हमें संभल कर रहना पड़ता है। हमारे हाथ में मोबाइल 24 घंटे है आजकल, बिल्कुल रहता है ना? और हम बात करने वाले एल्बम या डिजिटल गैलरी कितनी सुरक्षित है। हाँ। और मंदाकिनी जी, आपको याद होगा जो पहले ब्लैक एंड व्हाइट एल्बम चला करते थे तो वो कितनी यादों को संजोए रहते थे। जब भी हम किसी के घर आते जाते थे तो यही शौक होता था कि आपकी शादी का एल्बम है क्या? अगर आराम से निकल सके तो दिखाइए ना, हम लोग को देखना है। तो घंटों हम लोग उसको बैठ के देखा करते थे। और कई बार ये भी होता था ना कि अगर उनके पास 2 फोटो हैं तो कहते थे एक हम भी लेते थे। मतलब जो दीदी मौसी चाची, श्वेत श्याम जो फोटो होती थी, जैसे हम ब्लैक एंड व्हाइट कहते, बहुत अच्छी भी लगती थी, बहुत सुंदर लगती थी। हालांकि आज कलर फोटो का समय आ गया है, लेकिन एक समय में जब हम ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में देखने जाते थे तो वो जो रूप सौंदर्य निखर कर आता था ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का, वही फोटो में हम भले ही सुंदर न लगते हो, लेकिन जब फोटो में आती थी तो लगता था वाह, उस एक्ट्रेस से हमारी शक्ल मिल रही है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं पोस्टर दिख जाए तो बस बाल भी उसी तरह करे डाल रहे हैं, पल्ला भी वैसे ही ले रहे हैं। तो वो तो होता ही था कि हम किसी से प्रभावित होकर वैसा मेकअप करते थे। लेकिन श्वेत श्याम जो फोटो होते थे, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, बहुत ही खूबसूरत होते थे। बिल्कुल। लेकिन आज जो उसका रूप बदल गया है और आज हम कलर्ड फोटो लेते हैं। 24 घंटे हम फोटो तब 24 घंटे हम फोटो नहीं खींच पाते थे, है ना। एक स्पेशल समय होता था, घर में फोटोग्राफर आता था, कैमरा रखना पड़ता था और फिर उसमें रील बनाने का झंझट होता था। रील भराओ साथ में, लेकिन तब वो झंझट नहीं लगता था, तब वो शौक था। लेकिन हाँ, उसके लिए कई बार ऐसा होता था मंदाकिनी जी की पॉकेट मनी अपनी जोड़ी है तो चलो एक रील भराते हैं, फिर फोटो खींचते हैं। तो उसमें क्या होता था, पहला या दूसरा फोटो तो गड़बड़ हो ही जाता है। बिल्कुल सही बात है। फिर जाके उसको स्टूडियो में देना है, धुलवाना है, ये भी एक लंबा प्रोसेस होता था। लेकिन वो जो इंतजार होता था ना, वो बहुत ही प्यारा होता था कि पता नहीं हमारे फोटोज कैसे आएंगे। और हम जब लेने जाते थे किसी फोटोशॉप पर तो वहाँ अपनी फोटो देखने के लिए बेकरार रहते थे। और सबसे पहले घर में घुसने से पहले बाहर ही खड़े होकर पहले अपनी फोटो सारी देख लेते थे, फिर घर में दी जाती थी, तो उसका अपना मजा था। और हमारी यादों को संजोता एल्बम की बात करें ना मंदाकिनी जी, तो आज के दौर की डिजिटल गैलरी की दोनों की अपनी अलग अलग सी भिन्नता है।
डिजिटल कैमरा जो मोबाइल हाथों में होता है तो सेकंडों में अनगिनत क्लिक्स करके फोटो ले ली जाती है और तुरंत हम उन्हें देखकर खुश भी हो जाते हैं ना। और वहीं कुछ ही पलों में नहीं चाहिए तो डिलीट भी कर देते हैं और कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सेव भी कर लेते हैं और कुछ गैलरी में सेव कर लेते हैं। लेकिन बात करें एल्बम की तो उसके लिए कैमरे से फोटो खींचना, रील भरवाना, जैसे हम लोग अभी बात ही कर रहे थे, स्टूडियो में प्रिंट करवाने डालना और करीब 1 हफ्ते 10 दिन की जो प्रक्रिया होती थी और फिर एल्बम में लगाना है, ये भी बड़ा जिम्मेदारी का काम होता था। और जो कायदे से लगाता था उसी को दिया जाता था कि भाई ये फोटो आप लगाएंगे एल्बम में। बिल्कुल, एल्बम तैयार करके जिस तरह से वो देते थे, है ना? हाँ। और कई बार स्टूडियो वाले भी लगा कर देते थे। बिल्कुल। और पैसे खर्च होते थे, लेकिन उन एल्बमों से यादें आज भी ताजा हो जाती हैं। बिल्कुल, अगर हम अपने घर के सामान में कहीं देखें तो वो एल्बम आज भी कहीं ना कहीं रखा हुआ होगा और वो फोटोएं आज भी हमें उन पुराने दिनों की याद दिला देती है। और हमारे पुराने फोटो जिसमें हमारे माता पिता हैं या हमारे दादा दादी हैं या हमारे नाना नानी हैं या हमारे अन्य रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं, ये सभी आज भी हमें पुराने दिनों की याद दिला देते हैं। लेकिन अब चूंकि समय बदल गया है, कंसेप्ट चेंज हो गया है और आज तो हम 24 घंटे इसी में डूबे रहते हैं कि जैसे ही थोड़ा सा मेकअप किया फटाफट एक सेल्फी ले ली किसी सुंदर स्थान पे गए सबसे पहले एक सेल्फी ले ली। तो अब तो समय बिल्कुल बदल गया है ना, और हम उसी में डूबे भी रहते हैं, है ना, बिजी रहते हैं। और लेकिन एक बात तो है, वो जो क्रेज पहले होता था वो क्रेज अब नहीं रहा। हमें पता है हमारे हाथ में मोबाइल है, हम कभी भी अपना फोटो खींचते भी और फिर डिलीट भी कर देते। 10 खींचेंगे, उसमें सोचेंगे 2 अच्छी आ गई तो भाई वाह। तो ये जो एक समस्या होती है कि गैलरी जो भर जाती है उसको भी हटाने का एक समस्या होती है। तो समय निकाल के उसको भी लेकिन हम बात कर रहे थे सुरक्षा की, तो ये कितनी सुरक्षित है? आप अपनी फोटोएं खींच कर या अपने जो व्यक्तिगत दस्तावेज उस पर रखते हैं वो कितने सुरक्षित है, इसके बारे में थोड़ी बात कर ली जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और उस समय किसी को चाहिए फोटो तो उनके जो हम लोग पहले बात कर रहे थे कि निगेटिव भी रख लेते थे और उनसे दोबारा प्रिंट करवाना होता था और एक लंबा इंतजार होता था। और लेकिन वो जमाना, उनसे जुड़ी यादें सबसे जुदा थी। श्वेत शाम तस्वीरें हुआ करती थी। काफी सालों बाद रंगीन तस्वीरों का उदय हुआ। उस वक्त ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों में कुछ हिस्सों में कलर होने लगा था। देखकर बहुत खुश हो जाया करते थे। और आज तो मोबाइल से जैसे हम दिख रहे हैं वैसे ही तस्वीर ले लेते हैं और कई ऑप्शन होने की वजह से हम उन्हें सुंदर भी बना जाते हैं, है ना। ये भी होता है कि हम जो भी दिख रहे हैं उसकी जगह हमने ब्यूटी मोड ये वो डाल दूं अपने आप को एकदम हीरोइन बना खूबसूरत बना सुंदर बना पेश करते हैं जी। और इसलिए धोखा भी खा जाते हैं, है ना, होता है ना। जी। और जैसे ब्राइटनेस बढ़ा ली, कंट्रास्ट सही कर लिया और शार्पनेस कर ली, फेस ठीक कर लिया, काले से गोरे हो गए और क्यूट बेबी डॉल वाला फेस बना लिया। कई बार अपना डीपी लगा देते हैं और अब देखने वाला भी जो होता है ना वो भ्रमित हो जाता है कि भाई ये इतनी सुंदर है या नहीं। कई बार ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं तो बड़ी हंसी भी आती है। ये मेरे साथ भी हुआ। मैंने एक फोटो लगाया अपना, कहीं शादी में गई थी, काफी ज्वेलरी थी, फोटो भी बहुत सुंदर आया। मेरी एक फ्रेंड जो कभी मेरे साथ रहा करती थी, फिर शादियों की वो दूर चले गई, तो अचानक वहां आई होंगी जहां मैं रहती थी और मुझसे मिलने आ गई, ये देखने की क्या मंदाकिनी जी इतनी सुंदर लगती है आप। जी। तो अब देखिए जब उन्होंने मुझे देखा होगा तो उनके रिएक्शन क्या रहा होगा। वाह। उन्होंने कहा होगा वाकई तुम बेहद खूबसूरत हो। जो फोटो आता है ना वो बहुत ही खूबसूरत आता है और जब हमारा जो रियल फेस होता है वो उतना होता नहीं है जनरली। और लेकिन समय ऐसा ही आ गया है कि हम इसी में खुश भी हैं। हाँ, और लेकिन कई बार क्या होता है, सच्चाई नहीं छुप सकती है भाई। कभी ना कभी कोई तस्वीर आप पोस्ट हो ही जाती है जब आप जैसे हैं, तो मेरा ख्याल से वैसे ही पोस्ट कर दीजिए तो ज्यादा वो ज्यादा अच्छा है। वो ज्यादा अच्छा है। और अब एल्बमों में रखी तस्वीरों की सुरक्षा की बात करते हैं तो कई बार एक ही जगह पर लंबे समय तक रखे रहने से धूल नमी के कारण तस्वीरें जो होती है ना पीली पड़ने लग जाती है और उनमें हवा के कारण उनके अंदर बबल्स बन जाते हैं और वहां से भी तस्वीरें खराब होने लग जाती हैं। और कुछ दिनों पर उन्हें निकालें, उलट पलट कर देखें, एल्बम से फोटोज को बाहर निकाल कर रख दें, खाली एल्बम को धूप में रख दें और 30 मिनट तक रखें जिससे कि उसकी नमी निकल जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो बात है कि हम एल्बम में जब फोटोज रखते हैं तो उन्हें निकाल कर सुरक्षित किया जा सकता है, ठीक है। और फिर क्या करना है, कपड़े से एल्बम को आप दोबारा पोंछ सकते हैं, उसकी नमी को सुखा सकते हैं और एल्बम को कहाँ रखना है उस स्थान को आप चुन सकते हैं। कई लोग अपने पुराने जो बॉक्स हैं उसमें रखते हैं, अलमीराज में रखते हैं, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसी जगह रखें जहां दबाव न पड़े और ऐसी अलमारी में रखें जहां पर वो थोड़ा सा उसको ठंडक मिलती रहे। बिल्कुल। और सूखापन बना रहे। साड़ियों की तह में भी आप उनको रख सकते हैं। रख सकते हैं।
और जहाँ पर रखते हैं आप तो उनको खड़ा खड़ा ही रखें, और जगह ठंडी हो, अंधेरी और सूखी होनी चाहिए। और कई बार ज़्यादा गर्मी के कारण या नमी के कारण भी एल्बम में नमी हो जाती है, और जिसके कारण वो सफ़ेद जो उसके कवर होते हैं प्लास्टिक के, वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो आपको उनको भी देखना, ध्यान रखना है, और धुलनी ख़राब फ़ोटो को आप हटा दीजिए। और ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों के एल्बम में एक बटर पेपर लगा होता है जो फोटो को खराब होने से रोकता है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। और वो ध्यान से पलटे जिससे वो फटे ना। कई बार फट जाता है तो आप भाई उसको एक ला करके बटर पेपर नया उसमें लगा सकते हैं। तो क्यों ना हम लोग एक तस्वीरों की बात कर रहे हैं तो एक गीत ही सुन लें। अच्छा चलिए सुनते हैं, और उसके बाद फिर से हम लौटेंगे ये बताने के लिए कि हम डिजिटल गैलरी को भी कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो देखिए, डिजिटल एल्बम की बात चल रही थी, तो क्लाउड स्टोरेज विकल्प द्वारा आप अपने एल्बम को सुरक्षित रखने की अतिरिक्त जगह जो आपको मिलती है, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं और रख सकते हैं या हटा सकते हैं। एल्बम को निजी भी रख सकते हैं। सोशल मीडिया, ईमेल या साझा लिंक के माध्यम से परिवार और दोस्तों के साथ डिजिटल एल्बम साझा करना आसान होता है, और जिससे ग्रुप में भी एक साथ आप उन तस्वीरों के यादों से जुड़ जाते हैं। और आप अपनी गैलरी में अलग अलग फोल्डर बना करके एक इवेंट्स के भी फोटोज रख सकते हैं, जिससे देखने में आपको आसानी हो। हाँ, किस तरह से हम जैसे बाहर जाते हैं, शादी विवाह में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो खूब सारे फोटो हम खींचते हैं। बिल्कुल। और हमारी जो गैलरी है वो भर जाती है, तो उसको कैसे हम बचा के रखें? उसके लिए अपना फोल्डर बना लेना, उसमें रख लेना है। और हमारे जो श्रोता भाई लोग हैं, सखियां हैं, उन्होंने भी बातें लिखी हैं, तो हम उनके कमेंट्स को साझा कर लेते हैं। हाँ, एक श्रोता लिखते हैं कि डिजिटल गैलरी या फोटो कितनी सुरक्षित आपका फोन का जुगाड़ है। उसमें जो भी फोटोज हैं वो आपको बहुत संभाल के रखनी होती है। ये ध्यान रखें कि आप कभी भी अपना फोन भेज रहे हैं या उसे बदल रहे हैं तो उससे पहले आप सारी फोटोज को डिलीट कर दें, और रिपेयरिंग के लिए भी दे रहे हैं तो भी फोटोज को डिलीट कर दें, और गैलरी को सुरक्षित रखें। अगर आपका फोन आपके पास है तो भी आपको ध्यान रखना होगा कि हम सोशल मीडिया पर वैसी ही पोस्ट डालें जो हमें डालनी चाहिए। ऐसी वैसी पोस्ट या प्राइवेट फोटोज बिल्कुल नहीं डालें। और इसी तरह से आप अपने फोन की फोटोज का ध्यान रख सकते हैं। और हाँ, अपनी फोटोज का बैकअप जरूर लेकर चलें। कभी कभार क्या होता है, अनजाने में ही हम अपने फोन की गैलरी से फोटोज डिलीट कर देते हैं जो कि हमारे काम की होती है। इसलिए अपने फोटो उसका बैकअप भी जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी फोन गैलरी को कुछ होता है तो आपके पास कम से कम आपकी फोटोज और उसका बैकअप तो होना ही चाहिए। बिल्कुल। और इसी तरह हमारे एक श्रोता भाई लिखते हैं कि एल्बम या डिजिटल गैलरी कितनी सुरक्षित। भाई, इस नश्वर संसार में बस केवल एक अलौकिक को छोड़कर कुछ भी सुरक्षित नहीं है। फिर भौतिक चीजों की सुरक्षा की क्या गारंटी, जब हमारे शरीर ही हमसे छीन लिए जाते हैं। ऐसे में हम किससे सुरक्षा करें? किंतु लोग अपने माया मोह में करते हैं। और इस दृष्टिकोण से एल्बम या डिजिटल गैलरी हमारे पास दो विकल्प हैं। एल्बम हमारे पास अपने भौतिक उपस्थिति के साथ आजीवन रहते हैं, जबकि डिजिटल गैलरी भी भौतिक रूप से हमारे पास है अवश्य, किंतु कब गायब हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर वह पराधीन है। मोबाइल के खो जाने पर कठिनाइयों का सामना ऊपर से करना पड़ता है। इसके विपरीत डिजिटल गैलरी के नेट के चंगुल में जकड़े हुए हैं। इसके विपरीत एल्बम को हम सुरक्षित और संरक्षित रख सकते हैं। फिर इससे हमारी आंखों को भी खराब होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। सही बात आपने लिखी। वैसे बहुत गहरे में चले गए हैं, क्योंकि जीवन दर्शन और वैसे सही लिखा है उन्होंने कि जिंदगी का ही पता नहीं होता, और हम कितनी छोटी छोटी चीजों को लेकर इतने क्रेजी हो जाते हैं, इतने उत्साही रहते हैं। लेकिन अब जीवन है तो हमें उत्साही रहना भी पड़ता है। और एक श्रोता लिखते हैं कि साधारण एल्बम और डिजिटल गैलरी इन दोनों की सुरक्षा का मापदंड अलग अलग होता है। एक साधारण एल्बम को सुरक्षित माना गया है। इस तरह के एल्बम को सिर्फ एक सूखे और सुरक्षित स्थान पर रखकर भी बरसों बरस सहेजा जा सकता है, जबकि डिजिटल गैलरी को हम सभी किसी भी तरह का पासवर्ड डालकर अपने आसपास के लोगों से तो सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन साइबर अपराधियों से भी सुरक्षित नहीं रख सकते। कभी कभी स्वयं की एक गलत क्लिक से आपकी डिजिटल गैलरी हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है, जिसका पूर्ण रूप से वापस मिलना कठिन हो जाता है। वहीं आपका भौतिक एल्बम आपकी लापरवाही से खराब तो हो सकता है, पर उसका अस्तित्व बचा रहता है। मेरी शादी 1993 में हुई थी। उस समय लग्न से लेकर विदाई तक के सभी कार्यक्रमों की फोटो का एकमात्र एल्बम 1700 रुपए में बन गया था, जो आज भी पूरी तरह से सुरक्षित है। क्या बात है। और देखिए, एक लिखते हैं कि एल्बम या डिजिटल फोटो कितनी सुरक्षित। हमारे फोटो अगर गूगल और हमारी अपनी फोन की गैलरी में है और लॉक सिस्टम से लॉक है तो वो सुरक्षित हैं। बहुत सारे लुभावने ऐप भी आज आते हैं जो भी फ्री में जगह देते हैं। यहीं पर हम फंस जाते हैं और हमारे फोटो वायरल हो जाते हैं, जिसके लिए हमें सतर्कता की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात आपने लिखी है। इसी तरह एक और लिखते हैं, गूगल फोटोज पब्लिक वेब के कनेक्ट नहीं है, इसीलिए वे आपके अकाउंट में सुरक्षित हैं। जैसे कि आप गूगल पर जो कुछ भी स्टोर कर रहे हैं, उदाहरण के लिए जीमेल, गूगल इस बारे में कोई जानकारी नहीं देता है, लेकिन यदि आप कुछ तस्वीरें साझा करते हैं तो उन्हें समान इमेज फाइल्स के रूप में डाउनलोड
कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक व्यक्ति लिखते हैं हमारे श्रोता कि जो व्यक्तिगत डेटा है उनके विचारों और उनके जीवन जीने के तरीके के बारे में कुछ बताता है, इसलिए उनका इस्तेमाल आसानी से उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि किस तरह से हम अपने डेटा की सुरक्षा कर सकते हैं। बिल्कुल। और हम लोग एक गीत सुन सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सुन सकते हैं, क्यों नहीं। कि दिल के आईने में हमारे श्रोताओं की तस्वीर रहती है। जी, बिल्कुल रहती है। और लेकिन इस वक्त हम एक छोटा सा अंतराल लेना होगा और फिर से हम बात करेंगे। तो इस अंतराल के बाद हमारे सभी सखियों और सखाओं का स्वागत है। और एक संदेश हमारे पास है, वो हम पढ़ लेते हैं। डिजिटल जमाना है, तर्जनी की एक छुअन से फोटो क्लिक हो जा रहे हैं और फोटो खत्म भी हो जा रहे हैं। हर पल में इतने फोटो हो जा रहे हैं कि सबको एल्बम बनाना संभव नहीं है। पर कुछ विशेष अवसरों का फोटो निकालकर मैं तो बनवा लेती हूँ और उसे एल्बम में या फ्रेम करवा कर रख लेती हूँ। बिल्कुल आपने सही किया, हम लोग सोचते रह जाते हैं। और एक हमारी सखी लिखती है कि हम जब अपनी सहेलियों की शादी में जाया करते थे तो बहुत खूबसूरत एल्बम बनवाया करते थे। मुख्य पृष्ठ पर उन दोनों के नाम लिखवाते थे और बालक और बालिका का, और अपना नाम लिखवाते थे। और किसी अच्छे आर्टिस्ट से जितने की एल्बम नहीं आती थी उससे ज्यादा खर्चा मुझ पर कर दिया जाता था और सबको वो बहुत पसंद आई और अभी याद करते हैं हम उस एल्बम को देखकर। और एक ने लिखा है कि आज हमारे पिताजी की पुण्यतिथि है। हमारे मैके के फोन के ग्रुप में सुबह से ही सब उनको याद कर रहे हैं। मैं अपने एक पुराने एल्बम से पिताजी के साथ बचपन में भाई बहन के साथ कई फोटो अपने कैमरे में खींचकर ग्रुप में डाल दी है। इससे बहुत सी पुरानी यादें ताजा हो गई। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कहा। और एक बात और है मंजरी की, कई बार मुझे याद आ रहा है कि हम गिफ्ट में भी एल्बम दिया करते थे, है ना। उस समय शादियों में गिफ्ट में भी बड़ा सारा एल्बम लाके उसको दिया करते थे। और तो, देखिए एक हमारी एक और लिख रही है सखी कि मुझे पहले वाला एल्बम बहुत ज्यादा पसंद है। इस डिजिटल एल्बम में तो ये प्रॉब्लम है कि अगर मोबाइल में कुछ और प्रॉब्लम हुआ तो सारी फोटोज गायब, पर एल्बम बार बार देखने में जो मजा आता है वो डिजिटल एल्बम में नहीं। वैसे मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक है। इस तरह से लिखी है। और एक और पढ़ लेते हैं, लिखते हैं कि डिजिटल में सबसे बड़े फायदे हैं, कहीं भी हो तो तुरंत देख सकते हैं। एल्बम के लिए तो आपको समय चाहिए और उसे रखने के लिए सुरक्षित जगह यानी नमी से बचा कर रखें। दोनों के अपने फायदे हैं, देखिए। बिल्कुल सही है। और ये पुराने जमाने की बात है जब ऐसा हुआ करता था। आज समय बदल गया है, तकनीक बदल गई है, साइंस बदल गई है। तो हम अपनी तकनीक से गीत सुन लें। गीत कैसे सुन लेंगे? अब तो हम अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे, लेकिन एक छोटा सा अंतराल हम लेंगे इस संदेश के रूप में। विविध भारती पर धूप करो कुर्बानी में आज हम किनकी बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं क्रांतिवीर यतीन्द्र नाथ दास जी के बारे में। अपनी मातृभूमि को आजाद देखने की ललक जिनके हृदय में जाग उठे, उसे फिर देश के प्रति कुर्बान होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा ही स्वप्न जिन्होंने देखना शुरू किया था वे है क्रांतिवीर यतीन्द्र नाथ दास, जिन्हें जतिन दास के नाम से भी जाना जाता था। कोलकाता की धरती पर 27 अक्टूबर सन 1904 को आपका जन्म हुआ। जब वे मात्र 9 वर्ष की उम्र में थे तो आपकी माता का साया उनके सर से उठ गया। तब अब सारा लालन पालन का जो भार था उनके पिता पर आ गया और पिताजी ने उनका लालन पालन बहुत ही अच्छे ढंग से किया। बिल्कुल, वो दौर ऐसा था मंजरी की चारों तरफ आजादी की अलख जो है जग रही थी और पढ़ाई के दौरान उनके सामने गांधी जी का असहयोग आंदोलन भी शुरू हुआ। तो अब युवा जो यतीन्द्र नाथ थे ना, वो अपनी पूरी हिम्मत के साथ इस आंदोलन से जुड़ गए और काफी लोगों को ब्रिटिश हुकूमत जेल में पकड़कर डाल रही थी। तो यतीन्द्र नाथ दास को भी जेल जाना पड़ा ऐसी स्थिति में। लेकिन जैसे ही आंदोलन की गति धीमी हुई, अंग्रेजों ने शेष क्रांतिकारियों के संग उनको भी रिहा कर दिया था। उनका स्वप्न साकार होते होते टूटने की स्थिति में आ गया, क्योंकि वे तो मातृभूमि की स्वतंत्रता की बाट जो रहे थे। आंखों में सपना पल रहा था। शायद उस वक्त सभी क्रांतिवीरों की ऐसी ही स्थिति रही होगी, क्योंकि आंदोलन को वापस ले लिया गया था। सभी में दुख व्याप्त हो गया था। स्वाभाविक सी बात है कि खुली फिजाओं में स्वतंत्रता से सांस लेना किसे नहीं अच्छा लगता। जब अपनी मातृभूमि की बात हो, अंग्रेज सरकार ने एक बार फिर यतीन्द्र जी को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए गिरफ्तार कर लिया था। जब वे सन 1925 में यतीन्द्र कोलकाता के बंगवासी कॉलेज में बीए की पढ़ाई कर रहे थे, उस समय उन्हें पकड़ लिया था। बिल्कुल, जेल में डाल दिया था उन्हें और वहां उन्होंने देखा कि राजनीतिक कैदियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है और उसके विरोध में उन्होंने भूख हड़ताल का भी सहारा लिया था। तो भूख हड़ताल 20 दिनों तक चली और जेल अधीक्षक ने उनसे माफी मांगी और उन्हें जेल से रिहा भी कर दिया था। जी, और उसके बाद उनकी मुलाकात क्रांतिकारी और क्रांतिकारियों के शिक्षक सचिंद्र सान्याल जी से हुई। सचिन
शचीन्द्र सान्याल ने क्वींस कॉलेज बनारस वाराणसी में अपने अध्ययन काल में काशी के प्रथम क्रांतिकारी दल का गठन 1908 में किया था और आपने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। अब जब यतीन्द्रनाथ इनसे जुड़े तो शचीन्द्र सान्याल ने बम बनाना उन्हें सिखा दिया। और सन 1928 की बात है ये मंजरी, जब उनकी मुलाकात भगत सिंह से भी हुई और भगत सिंह ने उन्हें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के लिए बम बनाने के लिए कहा। तो 14 जून 1929 को उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था और इस बार उन्हें लाहौर के केंद्रीय जेल में भी डाला गया और लाहौर षड्यंत्र मामले में पूरक अभियोग भी उन पर चलाया गया था। और इस बार लाहौर जेल में भी अन्य क्रांतिकारियों के साथ आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनकी मांग थी कि जैसे सुविधाएं यूरोपीय राजनीतिक कैदियों को मिलती है वैसे ही हम भारतीय कैदियों को क्यों नहीं मिली। बिल्कुल, जेल में कैदियों की दशा सही नहीं थी, पहनने के असक्ष वस्त्र, भोजन भी अच्छा नहीं मिलता था, पढ़ने को अखबार नहीं था और न ही कलम कागज लिखने को मिलता था। इसके खिलाफ भूख हड़ताल जब हुई तो सारी चर्चा फैलने लगी। जेल अधिकारियों ने हड़ताल तोड़वाने की बहुत कोशिश की। रबड़ की नली से दूध डाला जाता जिससे फेफड़ों में दूध चला गया और यानी कुल मिलाकर उनको यातनाएं दी जाने लगी। बिल्कुल सही कहा। और उसके चलते क्या हुआ कि 13 सितंबर सन 1929 की बात है ये, जब उन्होंने अंतिम सांस ली और उस वक्त भूख हड़ताल का उनका 63वां दिन था। तो उनकी मृत्यु का जैसे ही समाचार लोगों को मिला तो लोग सड़कों पर उतर आए और उनकी लोकप्रियता का अंदाजा तो इसी बात से हम लगा सकते हैं कि सड़क लोगों से पट गई थी। उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेताब हो गए थे जबकि वो दुनिया से विदा हो गए थे। हाँ। और लगभग 5 लाख लोगों ने उनके अंतिम संस्कार में भाग लिया था। अंग्रेजों ने किसी भी राजनीतिक कैदी का शव उनके परिजनों को सौंपने से इनकार कर दिया था। इसलिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शवों का सतलुज के तट पर आधी रात को गुप्त रूप से अंतिम संस्कार किया गया था। और यतीन्द्र दास की अंतिम यात्रा में लाहौर से लेकर कलकत्ते तक लोग श्रद्धांजलि देने आए थे। बिल्कुल। और उनके अंतिम दर्शन के लिए कानपुर रेलवे स्टेशन पर जवाहरलाल नेहरू और गणेश शंकर विद्यार्थी के नेतृत्व में लाखों लोग उमड़ पड़े थे। और हावड़ा रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में लगभग 50,000 लोगों ने वहां श्रद्धांजलि भी दी थी। तो ऐसी शख्सियत थी ये जिन्होंने अपने देश के लिए कितना कुछ किया और आज हम आजादी की उसी हवा में सांस ले रहे हैं। चलिए चलते हैं तकिया कलाम की ओर। भाई हम तो यही कह रहे थे, यानी अपनी बातों के साथ साथ बार बार ऐसे वाक्य बोले जाते हैं कि यही आदत तकिया कलाम बनती चली जाती है। और मंदाकिनी जी, एक और होता है कि अपना वाला। हाँ। अरे हम सिनेमा देखने जा रहे थे, रास्ते में अपने वाला रिक्शा मिल गया, थोड़ी देर चली थी कि रिक्शा खराब हो गया, वहीं अपना वाला पेट्रोल पंप आ गया और जब उससे पेट्रोल भराया तो सामने अपने वाला पान की दुकान थी, सुखा लिया अपना वाला पान। और ऐसे ही माने की समझे ना, भगवान कसम नहीं भाई, धत तेरे की, पता नहीं कितने सारे लोग कल्लो बाद। हाँ। इस तरह की, या मतलब हर बात पर हम मतलब बोलते हैं, 2 शब्द बोलते ही हम मतलब। समझे ना। हाँ। चलो मेरे साथ दुकान का रास्ता बता देते हैं, समझे ना। मोड़ पर कार खड़ी है, समझे ना। बड़ा बड़बड़ करते हो, समझे ना। अभी तुसी हुक्म करो बस, तुसी हुक्म करो बस, है ना, कोई ना। तो ये हाय राम जी ऐसे भी बोले जाते हैं। और हाँ। वो एक है ना, भगवान कसम, क्या बताएं, पिक्चर बहुत अच्छी थी। हाँ। तो और वो अपने आप गिरा, भगवान कसम, हमने नहीं गिराया, भगवान कसम, यानी ये चीज भी शामिल हो जाती है। और कई बार होता है कि बोलते हैं लो कर लो बात। हाँ। इतने प्यार से न्योता दिया, काहे ना आओगे, लो कर लो बात और आप ना कर रहे हो। हाँ। और हम क्या बेगाने, लो कर लो बात। ऐसे भी कोई करता है, लो कर लो बात। इस तरह के तकिया कलाम बहुत बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और देखिए फिल्मों में भी इसका प्रयोग बहुत बार हुआ है। बहुत सारे खलनायक, बहुत सारे कॉमेडियन इस तरह के तकिया कलाम के साथ जब आते हैं ना, तो फिल्मों में एक हंसी की लहर हॉल में जब खुश हुआ है ना। तो इस तरह की चीजें मन को लुभाती भी हैं। और हालांकि किसी की हंसी उड़ाना हमारा मकसद नहीं है। एक बात की बात है कि तकिया कलाम हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ होता है। आप और हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है मंजरी, जो दूसरा ही पकड़ सकता है। और एक तो बड़ा संदेश में, मतलब सभी ने संदेश में तकिया कलाम के बारे में लिखा है। तो एक लिखते हैं कि बताते हैं कहाँ गया, इतना अच्छा है कि लिखते हैं कि आज की बुंदेली तकिया कलाम हो। हाँ। एक दिन की बात है, हमारे यहाँ भीम कुंड देखने के लिए आए एक मित्र, उनको पता नहीं था। उन्होंने मेरा गांव में पूछा कि भीम कुंड कहाँ पर है, आपको पता? वो बोला हो। अब इनकी समझ में नहीं आया कि हो का मतलब क्या है। हाँ। फिर आगे बढ़े
फिर कि भाई भीमकुंड कहाँ से जाते हैं, पता है वो बोला हाउ। हाँ। ये फिर चक्कर में आखिर हुआ हाउ क्या, फिर अचानक मैं मिल गया, हमसे पूछा आपको पता है ना, मैंने कहा हाँ, तो बोले अभी तक तो सभी हाउ हाउ कर रहे थे, आप ही ने कहा है मुझ पर पढ़े लिख रहे हैं। मैंने कहा हाउ यानी कि, और ये जो हाउ है ना, हाँ। तो एक अपनी मेरी बीच में आदत पड़ गई थी, जब मायके में शादी से पहले थी तो कुछ भी मम्मी कहती कि मैं कहती थी हाउ हाउ, हाँ। तो मम्मी कहती थी शादी होगी कहीं जाओगी तो ससुराल में अच्छा नहीं लगेगा हाउ कहा जाए। अब जब मैं विदा होके आई चौथी के बाद, तो मम्मी ने पूछा कि वहाँ कोई हाउ कहता, मैंने कहा वहाँ तो सभी हाउ तो आपका तकिया कलाम भी काम का रह गया है ना? कर गया। एक श्रोता लिख रही है कि कोई भी बात बोलने से पहले पता है बोलने की मुझे आदत है। अपने भाई के सामने मैं जब भी पता है बोलती हूँ तो वो बोलता है नहीं पता रहता तो तुझे क्यों बताता या तुझसे क्यों पूछता। तो ये मेरा तकिया कलाम है कि मुझे पता है या पता है आपको। अपन हर बात पे कहते हैं पता है, हाँ। पता है ना? एक श्रोता लिख रहे हैं कि मेरे परिवार में एक वरिष्ठ सदस्य है, हर बात में माने की लगाते हैं, जबकि लोग उनके मुंह पर उनका मजाक उड़ा भी देते हैं, लेकिन बेचारी अपने आदत से लाचार हैं। कहती हैं कि नहीं भी बोलना चाहते तो मुंह से निकल आता है। एक लाइन में वो 3 बार तो माने की बोलती हैं। सब कहते हैं कि हमने तो इतना कोई गणित में भी माने की नहीं पढ़ा जितना आपसे बहुत दफा सुन लिया है माने की। जी, तो इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं, और सच्ची में हाँ, सच्ची और में ऐसे बोलते हैं सच्ची में, और जाहिर सी बात है, हाँ। हम तो कह रहे थे जाहिर सी बात है, वो आएंगे क्या, जाहिर सी बात है, नहीं आएंगे तो ठहरेंगे कहाँ, जाहिर सी बात है, मतलब इस तरह से बोलेंगे। और एक्चुअली भी बहुत लोग बोलते हैं कि एक्चुअली में वो ऐसा होगा, एक्चुअली में वो बुरा मान गए, तो एक्चुअली में तुम सुनते ही नहीं हो, मतलब ऐसे हम उसको एक गीत की तरह गा देते हैं और हमें खुद ही पता नहीं चलता। और दम लेने की फुर्सत नहीं, ये भी महिलाएं अक्सर कहती हैं, काम कितना भी कर लो लेकिन दम लेने की फुर्सत ही ना है। हाँ। वो कोई कहेगा भाई शादी में तो आओगी ना, अरे यार दम लेने की फुर्सत ही नहीं है, मतलब वो आपको इनवाइट करें लेकिन दम लेने की फुर्सत नहीं, लेकिन हम लोग को एक गीत सुनाने की तो फुर्सत है ना। हाँ बिल्कुल, गीत सुनाने की फुर्सत है, लेकिन मैं चाहती हूँ एक श्रोता का और हम वो ले लें। क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि आज का जो विषय है वो बहुत ही अच्छा है, तकिया कलाम। हमारे देश में यदि सबसे ज्यादा पॉपुलर तकिया कलाम हुआ तो शायद मतलब, बिल्कुल सही कहा, मतलब जो है तकिया कलाम सबसे ज्यादा होगा। मैं स्वयं भी बात बात पर मतलब ऐसा होगा, मतलब वैसा होगा कहने का मतलब ये नहीं है, मतलब मैं ये कह रहा था, मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब आप समझ नहीं रहे हैं मतलब आप हमें गाना भी नहीं सुना रही मंदाकिनी जी। है कि बिल्कुल इन्होंने सही लिखा है क्योंकि हम बात बात पर मतलब बोलते भी हैं मंजरी। तो जब कहते हैं कि मैंने औरों के मुंह से सुना कि फला बात बात पर हमेशा मतलब बोलता है, तब मैंने अपनी इस बात पर गौर किया, तब हमें लगता है कि हम कैसे लगते होंगे ना। नहीं, लेकिन उसका भी अपना ही मजा है क्योंकि भाई ये सब शब्द तो आते ही रहते हैं बोलचाल। मतलब एक गाना सुन लिया जाए, मतलब सुनाई दीजिए। कि ठंड में गाजर का हलवा खाते हुए अब धीरे धीरे लौकी और मूंग के दाल का हलवा की तरफ एक एक कदम बढ़ते जा रहे हैं। मुझे भी लगता है बढ़ा लेना चाहिए। बिल्कुल। और हर मौसम हर प्रांत में अलग तरह के हलवे बनाए जाते हैं। गाजर, मटर, लौकी, शकरकंद, आलू, मूंग दाल, मूंगफली, आटा, बेसन, सिंघाड़े, पाइनएप्पल जैसा हलवा, चने की दाल का हलवा, दूध का, चुकंदर का, ब्रेड का हलवा, मकई का हलवा। क्या बात है, इतने सारे हलवे हैं कि बस आप सोचिए मत। मुझे लगता है किचन में ही बनाना पड़ेगा आपके लिए। और रतालू का हलवा भी खाया जाता है, पसंद किया जाता है। खजूर का, कच्चे नारियल का, मेवे का, अनानास का हलवा, मतलब हलवे की इतनी वैरायटी की आप सोच नहीं सकते। पेठी और कद्दू जो काशी फल है उसका भी हलवा पसंद किया जाता है। और हरी मटर का हलवा क्या वो भी लोग पसंद करते हैं। यानी मंजरी मतलब कि आप मुझे आज हलवा खिलाने ही वाली हैं। आज मौका मिला नहीं तो मैं मटर का हलवा बना के लाती। तो हमारी श्रोता लिख रही है कि हलवे कई तरह के होते हैं। हलवे को सूजी, आटे से, दाल से, गाजर से, लौकी से, आलू, बादाम, काजू, गुड़, सिंघाड़े सभी के आटे से बनाया जाता है। हलवे को शीरा, प्रसाद, रवा, केसरी वगैरह भी कहा जाता है। तो सूजी का हलवा है आटे का, मूंग दाल का, गाजर का, दूधी हलवा, चना दाल हलवा, सत्यनारायण हलवा, काजू, लौकी, आलू हलवा, ये सभी हैं। सूजी या आटे को घी में भूनें, दूध में उबालें, चीनी मिलाएं, सूखे मेवे या मेवों में सजाएं। हलवा भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे त्योहारों, समारोह और खास मौकों पर भी खाया जाता है। क्या बात है। और लिखते हैं कि हलवा कई प्रकार से बन जाता है। हमारे तो हलवा हर छोटे बड़े आयोजन में बनना तय है। गांव में तो कुछ भी खेती बाड़ी का काम करना हो तो अपने घर की कनक यानी छोटे गेहूं के आटे का हलवा देसी घी में
उसमें गुड़ डाल के और कुछ मेवे डाल के बनाया जाता है। दिन भर की काम की थकान और से शाम को ये हलवा खाकर सारी थकान उतर जाती है। बिल्कुल हम लोग को भी जाके हलवा बनाना ही पड़ेगा। जी। और एक श्रोता लिखते हैं कि हलवा को मराठी में शीरा कहते हैं। गेहूं की आटे का, सूजी का, मूंग दाल का, सबसे प्यारा गाजर का हलवा सभी का मनपसंद। हलवा असली देसी घी में बनाएं, दूध डालकर पकाएं, गुड़ शक्कर में मिठास दें तो बहुत खूब। उसमें इलायची, केसर, जायफल डालें तो खुशबूदार, और काजू बादाम पिस्ता भी सजा लें तो सेहत के लिए पौष्टिक हलवा बन जाता है। कल ही मैंने नर्मदा जयंती के दिन कढ़ाई यानी लोहे की कढ़ाई में आटे का हलवा प्रसाद के लिए बनाया था, जो नर्मदा मैया की कृपा से स्वादिष्ट बना। सभी को परोसने में बड़ी संतुष्टि भी मिल गई थी। और एक लिखते हैं हलवे के कई प्रकार होते हैं। सबसे पहले तो पंजाब के कारक प्रसाद कहलाने वाला आटे का हलवा, जिसकी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। पपीते का हलवा, कुमरा का हलवा, सूजी का हलवा, लौकी का हलवा कर प्रसाद बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी में घी ले लें। एक कटोरी से हल्का सा 1 कटोरी आटा ले लें और फिर 1 कटोरी चीनी ले लें और घी को अच्छे से मतलब पका लें और 1 कटोरी पानी उसमें डालना है और 2 कटोरी पानी लेकर चीनी को उसमें मिलाकर उसमें डालना जाता है। मतलब उन्होंने घी में भूनना है आटे को और ये सारी चीजें डाल करके आपको पका लेना है और चीनी की चाशनी बना करके उसमें डालनी है। उसमें घी जो भूना जाएगा मिश्रण, तो इस तरह बना करके वहां पर हलवा बनाया जाता है। ये लिखते हैं हलवा कई प्रकार से बन जाता है। हमारे यहाँ तो हलवा हर छोटे बड़े आयोजन में बनना तय है। गाँव में तो कुछ भी खेती बाड़ी का काम करना हो तो अपने घर में कनक के आटे का हलवा देसी घी में गुड़ डाल के और कुछ मेवे डाल के बनाया जाता है और दिन भर के काम की थकान से हलवा खाने से थकान भी उड़ जाती है। क्या बात है, क्या बात है। और एक लिखते हैं भाई हलवा तो जितने प्रकार का बना है उतने प्रकार का ही हो जाए, फिर मौसम के अनुसार कई प्रकारों की गणना कठिन हुए। फलाहार से लेकर विभिन्न अनाज से ये बनाए जाते हैं। हाँ, जो रुचिकर हुआ उसे बना लें, फिर चाहे वो कद्दू का हो, सिंघाड़े का हो, गेहूं के आटे का हो या मक्के का, मन मर्जी है, आप जैसा चाहे वैसा बनाए। मीठा ही नहीं, अभी तो कच्चे आम के खट्टे मीठे भी हलवे बन जाते हैं। तो क्यों ना मंदाकिनी जी हरी मटर का हलवा बता देते हैं। बताइए। बिल्कुल। तो इसके लिए सामग्री लेनी है ताजे छिले मटर 1 बाउल, इनको आपको दरदरा पीस लेना है। चीनी 1 कप, दूध आधा कप, मेवे कुछ ले लीजिए और इलायची पाउडर, मलाई इसमें आधा कप लगेगी। अब इसकी विधि है कि गैस पर कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच देशी घी डालें, धीमी आंच पर पिसी मटर इसमें डाल करके भूने जब तक उसका कच्चापन चला ना जाए, इतना भूने। और इसमें आधा कप दूध डालें, 1 कप चीनी डालें या अंदाज से डालें जितना आपको पसंद है और इसमें बादाम, काजू, किशमिश कटी हुई डाल दें और आधा चम्मच इलायची पाउडर डालें। घर की मलाई आधा कप डालें और आप इसमें घर का मावा भी डाल सकते हैं अगर मलाई नहीं है, और गाढ़ा होने तक इसको आपको पकाना है और ऊपर से 1 छोटा चम्मच और देशी घी डालिए और आपका मटर का हलवा बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम हलवा खा लेते भी चलना होगा। अब हम अपने श्रोताओं का कहना नहीं मान सकते। उनसे ये कहेंगे अगली बार मिलेंगे कुछ नई चीजों के साथ, नई गप्पों के साथ, बातों के साथ। बिल्कुल। तब तक के लिए मंदाकिनी जोशी और मंजरी वर्मा का नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। सखी सहेली।